बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्टर शो विद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के एक और प्रोग्राम के साथ खुश आमदीद। कोलेस्ट्रॉल और दिल के अमराज पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं और हर दूसरे मरीज को ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का मर्ज लाहक है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या-क्या मसाइल हो सकते हैं? ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स हों तो क्या हो सकता है? एलडीएल ज़्यादा हो तो क्या मसला हो सकता है? आज इस पर तफसील से बात करेंगे और हमारे मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर आकिबा सरफराज। डॉक्टर आकिबा सरफराज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची में और शोबे एंडोक्राइनोलॉजी की हेड भी हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची में। मैडम काफ़ी अरसे से ऐसे मरीज़ों को देख रही हैं जिनका लिपिड्स, जिनकी शुगर्स ख़राब होती हैं और मरीज़ इनसे सैटिस्फाइड भी रहते हैं और काफ़ी अरसे से तो 20 से ज़्यादा साल हो गए हैं मैडम जो हैं वो लियाकत नेशनल से मुंसलिक हैं, तो पेशेंट्स जो हैं मैडम से बहुत कंफर्टेबल होते हैं और साथ ही वो कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होते हैं। तो मैडम से तफसील से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर। डॉक्टर अकबर, लिपिड्स क्या होते हैं? आम लोगों के नॉलेज के लिए ये बताएं कि लिपिड्स क्या है? हाँ, देखें खून में चिकनाई की ज़्यादती, ठीक है। ठीक है? आप लिपिड्स को अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें तो चिकनाई, चिकनाई की ज़्यादती को आप कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का मसला है। अब जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं, ठीक। ठीक है? जिसमें आप ये कहते हैं कि अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है। तो एक लेमैन के लिए समझाते रहें कि जो एचडीएल है, वो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। सही। जो एलडीएल है वो बैड कोलेस्ट्रॉल्स में आता है। ठीक। इसी तरह से जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं जैसे आपने बात की, तो ट्राइग्लिसराइड्स भी आपकी कोलेस्ट्रॉल की ही एक किस्म होती है। ये तीनों अगर डिसबैलेंस हों तो ऑब्वियसली इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है वो जन्म ले सकती हैं। तो क्या अकबर, पहले के ज़माने में भी जो है देसी घी खाया जाता था और लोग वर्जिश भी करते थे, लेकिन दिल के अमराज भी होते थे, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। सो इसकी क्या वजह है? देखिए हर चीज़ में एडवांसमेंट आ गई है ना, पहले रिसर्चेज़ इतनी नहीं होती थी। पहले अब आप अगर एवरेज लाइफ की बात करें, तो बहुत हार्डली आपको ऐसा लगता था कि 70 प्लस कोई मिल जाए। वरना अल्हम्दुलिल्लाह अब 80s में भी लोग आपके पास प्रेज़ेंट करते हैं, मोबाइल में। पहले एडवांसमेंट इतनी नहीं थी। ऑन द अदर हैंड आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि लोग देसी घी खाते थे और अच्छा खाते थे। एक्सरसाइज़ेज़ वो देसी घी खाते थे तो एक्सरसाइज़ भी करते थे ना। ठीक है। वॉक नहीं थी, आपकी इतनी जो है वो वॉक अच्छी हो जाती थी। लोग ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट नहीं थे। हर चीज़ के लिए मार्केट जाना, परचेज़ करना, सब चीज़ें। अब ऑन द अदर हैंड अब अगर हम अब इस न्यू एरा की बात करें हम, तो इसमें हमारी चीज़ें बहुत चेंज हो गई। ठीक है। ठीक है, हमारा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया, जो हम हमेशा बात करते हैं जब हम एज़ ए एंडोक्राइन डायबिटीज़ की बात करते हैं और फिर हम चाइल्डहुड ओबेसिटी की बात करते हैं, बच्चों में मोटापे की बात करते हैं, तो आपका जो शुरुआत होती है, वो आपकी होती है सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल से। सही। तो दैट इज़ द डिफरेंस कि पहले लोग देसी घी अभी भी आपसे अक्सर लोग पहले ही पेशेंट्स आपसे सवाल ये करते होंगे, डॉक्टर साहब देसी घी तो अच्छा होता है। जी। तो मैं कहती हूँ हाँ, देसी घी अच्छा, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं, बच्चों को आप देसी घी के पराठे दें, ठीक है। उनसे कहें वर्कआउट भी करें, वो रनिंग भी करें। कोई ऐसा डायबिटिक पेशेंट जिसको दिल के अमराज भी हैं, हम उनको देसी घी यूटिलाइज़ कराएँ तो ऑब्वियसली वो उनकी शरेयानों को बंद करने का सबब बनता है। सही। कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं देसी घी नहीं। सो इस बारे में बताएँ कि एंडोक्राइन वाले इसके देसी हामी घी हैं। इज़ फुली सैचुरेटेड ठीक है। सैचुरेटेड फैट्स है, ठीक फ है? वो मलाई से अगर आप उसका देखें कि वो बनता कैसे है, तो मलाई से निकलता है, दैट इज़ फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल सही। और सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो अल्टीमेटली कहीं न कहीं आपकी शरेयानों को बंद करते हैं। ठीक तो देसी घी ऑब्वियसली नहीं, है। बच्चों के लिए आप खिलाएँ लेकिन मैं अगेन वो बात करती हूँ कि जहाँ पे बच्चे हैं, वहाँ पे उनका वर्कआउट अच्छा हो। अब हमारे बच्चों के वर्कआउट भी नहीं है। सही। उनके ऑनलाइन जो है क्लासेस हैं, ऑनलाइन उनके सारे असाइनमेंट्स हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी फिर वो चाइल्डहुड ओबेसिटी का शिकार हो गया। ठीक है। तो हेल्दी डाइट हो और हेल्दी लाइफ़स्टाइल। डॉक्टर अकबर, फीमेल पेशेंट्स बहुत आपको दिखाती हैं, चाहे वो डायबिटिक हों या उनका कोलेस्ट्रॉल रेज़्ड हो और कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर ये बहन-भाई तीनों साथ चलते हैं। सो
ऐसी ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी चाह रही हों और वो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रही हैं, तो उनको क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए अगर कोई ऐसी फीमेल है जो डायबिटिक भी है, साथ में ब्लड प्रेशर भी है, साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है और वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, ये तीनों चीज़ें कंसीव करने से पहले बेहतरीन कंट्रोल होनी चाहिए। अच्छा, देखिए आपकी डायबिटीज़ मतलब आप कंसीव कर लेते हैं, लेकिन जब ये चीज़ें ऊपर-नीचे होती हैं, ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा, डायबिटीज़ नहीं कंट्रोल हो रही, तो अल्टीमेटली मिसकैरेज का रिस्क बढ़ता है। ठीक है। तो आपकी डायबिटीज़ वेल कंट्रोल होनी चाहिए कंसीव करने से पहले। डायबिटीज़ बेहतरीन कंट्रोल होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस कंसीव करने से पहले थोड़ी-सी एडजस्ट होती हैं। कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती। अच्छा, जैसे एस इन्हिबिटर्स हैं, एआरबीज़ हैं, तो आप अपने मालिज से रुजू करें और उनसे अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस एडजस्ट करवाएँ। सही। कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशंस हम बंद कर देते हैं। अच्छा, इसीलिए मैंने कहा कि बिफोर कंसीविंग आप जो प्रेगनेंसी प्लान करें तो आप ये तीनों चीज़ें अच्छी कंट्रोल कर लें, ताकि प्रेगनेंसी में जब कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद हो, तो फिर आपको पेचीदगियाँ ना हो। तो कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशंस प्रेगनेंसी में हम अवॉइड करते हैं। सेकेंडली ये कि हेल्दी कंट्रोल आपका ड्यूरिंग थ्रू आउट प्रेगनेंसी होना चाहिए। ठीक है। अगर आप डिस्लिपिडेमिक हैं, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो आप अगर प्रेगनेंसी में जो ग़िज़ाई एहतियात है वो भी छोड़ देंगे, जी, तो अल्टीमेटली प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज़ अ स्टेट जहाँ पे कोगुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपका कोलेस्ट्रॉल ख़राब होगा तो ये भी चांसेस बढ़ेंगे। सही। और आम ख़वातीन, उनमें भी दिल के अमराज़ बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पहले ख़वातीन में इतने अमराज़ नहीं थे दिल के। अब तो कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर सब ख़वातीन में भी है और इक्वली हम देख रहे हैं नंबर्स। इसकी क्या वजह है? एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। अगेन जब आप बात करें, मैंने कहा ना कि जब डायबिटीज़ होती है तो अपने साथ ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल तो लेकर आती है। ठीक है। फ़ौरन नहीं होता, लेकिन 6-8 महीनों में, चंद सालों में डायबिटिक पेशेंट ब्लड प्रेशर के मरीज़ और ब्लड प्रेशर के मर्ज़ और कोलेस्ट्रॉल के मर्ज़ के साथ आपके पास प्रेज़ेंट करता है। ठीक है। इक्वली हैं। अब मेल और फीमेल्स में अगेन वही बात हो जाती है कि लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा हमारा अब इफ़ेक्टेड हो चुका है। अच्छा, कुछ रीज़न्स होती हैं, जैसे अगर आप फीमेल में प्रीडोमिनेंस की बात करें, तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़, अच्छा, पीसीओएस इज़ अ काइंड जहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो वो पेशेंट कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ प्रेज़ेंट करते हैं, वहाँ पे डिसलिपिडीमिया होता है। ठीक है। बेसिकली हाई कोलेस्ट्रॉल इज़ जो हम अपनी टर्म में डिफ़ाइन करते हैं उसको डिसलिपिडीमिया कहते हैं। तो जहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं वहाँ पे पेशेंट डिसलिपिडीमिया के साथ प्रेज़ेंट करता है। ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो आपके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ाती है, एक वो रीज़न है। सेकेंडली ये कि मेनोपॉज़, जहाँ पे जो है मेनोपॉज़ हो जाता है, वहाँ पे एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है। तो एस्ट्रोजन इज़ अ गुड हार्मोन सही। जो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है, वो उसी तरह आपके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी ज़रा अच्छा रखता है। तो जहाँ पे एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी मेनोपॉज़ है, वहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल का रिस्क बढ़ जाता है। डॉक्टर अकबर, मेनोपॉज़ की जहाँ आपने बात की है यानी माहवारी बंद होने का, सो अब आप क्या देख रहे हैं अपनी प्रैक्टिस में कि अर्ली मेनोपॉज़ हो रहा है, जो पुराना नहीं होता था? अब बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि कुछ बच्चियाँ जो हैं, आप बच्चियाँ ही कहेंगे उसे, यूजुअली पाकिस्तानी फीमेल्स में 43 अबव मेनोपॉज़ स्टार्ट हो जाता है। सही। कुछ 50s में भी आ रही होती हैं, कुछ 50 प्लस में मेनोपॉज़ के साथ आती हैं। बट 43 अबव इज़ अ एज जहाँ पे कोई भी फीमेल प्रेज़ेंट कर सकती है। ठीक है। इसमें आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि मदर में किस एज में हुआ, बहनों में किस एज में मेनोपॉज़ हुआ। ठीक है। लेकिन अब कुछ फीमेल्स हैं जो बिफोर 40 भी मेनोपॉज़ के साथ प्रेज़ेंट करती हैं, जिसमें हम कहते हैं कि प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर। ठीक। हम उनको मेनोपॉज़ नहीं कहते हैं, हमें कहते हैं प्रीमैच्योरली आपका ओवेरियन फेलियर हो गया है, सही। जो है मेनोपॉज़ का रीज़न है। अब कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो प्रेज़ेंट करती हैं। तो ये रिस्क पे आ गई क्योंकि अर्ली मेनोपॉज़ हो गया, ऐसा ही है? एग्ज़ैक्टली ये रिस्क पे आ गई, इससे कि अर्ली मेनोपॉज़ हो गया, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो गई, तो हाई रिस्क हो गई डिस्लिपिडीमिया के लिए, प्लस हाई रिस्क हो गई आपके ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, आपकी हड्डियों में जो है वो भुरभुरापन जल्दी आ जाता है, तो कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट, हेल्दी लाइफ़स्टाइल, एक्सरसाइज़, ये सब चीज़ें फिर इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। डॉक्टर अकबर, एक बार कोलेस्ट्रॉल की दवाई शुरू हो गई तो क्या ये सारी उम्र की दवाई है? क्योंकि मरीज़ हमसे कहते हैं डॉक्टर साहब कोलेस्ट्रॉल की दवाई ना दें, बाकी जो मर्ज़ी आप कर लें। क्योंकि एक बार शुरू हो गई तो बस ये शुरू हो रहेगी। तो जब पेशेंट आपके पास कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट लेकर आता है ना, तो यहाँ पे हिस्ट्री बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है। आप उससे पूछें क्या खा रहे हो, क्या लाइफ़स्टाइल है? सही। अगर हल्का-फुल्का कोलेस्ट्रॉल ख़राब है और इसका लाइफ़स्टाइल बहुत ख़राब है,
ठीक है, एक्सेसिव ऑयली कंटेंट हैं, बर्गर, फ्राइज़, जो भी आपके ड्रिंक्स हैं, ठीक है, ये जो आपके फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं, सही, ठीक है? ये सब चीज़ें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का रीज़न, तो आप डाइट कंट्रोल करें तो शायद वो डाइट कंट्रोल पे ही कंट्रोल हो जाए। ठीक है। जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बहुत ख़राब है, हुँ, हुँ। वहाँ पे डाइट के साथ मेडिकेशन चलती है और यूजुअली हमारी काउंसलिंग भी यही होती है कि मेडिकेशन इज़ फॉर लाइफ लॉन्ग। अ, जब आप बंद करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल तो दोबारा बढ़ेगा, जी। आप दोबारा हाई रिस्क हो जाएँगे। तो यूजुअली अगर आपने प्रॉपर तरीके से कोलेस्ट्रॉल की दवाई शुरू की है, तो दैट इज़ फॉर लाइफ लॉन्ग। और क्या कट ऑफ्स हैं डायबिटिक वर्सेस नॉन डायबिटिक्स के रिलेटेड टू देखिए जो डायबिटिक पेशेंट है, उनमें आपके जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है, वो 100 से नीचे रखा जाता है। अच्छा। सही है। अगर खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट को हार्ट अटैक के इश्यूज़ हैं या उनको कभी फालिज का अटैक हुआ है हुँ, हुँ। और वो डायबिटिक भी हैं, सही, तो उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 70 रखा जाता है। ठीक है, सही है। ट्राइग्लिसराइड्स को जो है वो 150 से नीचे रखा जाता है। ठीक है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल तो हम सबके नीचे ही होते हैं, लेकिन एचडीएल इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल। वो जितना ऊपर हो वो उतना अच्छा है। सही, फीमेल्स में ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, मेल्स में ग्रेटर देन 40 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कट ऑफ है फॉर डायबिटिक पेशेंट। सही, एक नॉर्मल बंदा जो जिसको डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंसिव नहीं है, ओबेसिटी भी नहीं है, उसमें जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है, इट शुड बी लेस देन 140 ठीक है। और जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, दैट शुड बी लेस देन 200। ट्राइग्लिसराइड्स अगेन लेस देन 150। तो क्या आपको ये ट्राइग्लिसराइड्स ये कहाँ से दरमियान में मसला कर रहे होते हैं? ट्राइग्लिसराइड इज़ अ फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अच्छा, ये जब जहाँ पे ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के भी डिफरेंट रीज़न्स होते हैं। ठीक है, कोई पेशेंट अगर थायरॉइड का है सही, और उसका अनकंट्रोल्ड थायरॉइड है, हाइपोथायरॉइडिज़्म है, तो उनमें ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं। सही, ऑन द अदर हैंड अगर शुगर बहुत ख़राब है, हुँ, तो उस वजह से भी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो फ़ैमिलियल होती हैं। सही, आपकी फ़ैमिली में कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हैं पीछे से, सही, तो उसमें भी ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए आते हैं। क्या ट्राइग्लिसराइड इज़ अ कोलेस्ट्रॉल जो आपके लबलबे को अफ़ेक्ट करता है। ठीक है, अगर आपने उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं किया, तो फिर आपका लबलबा उसे बहुत सारे मरीज़ पेनक्रेटाइटिस के साथ प्रेज़ेंट करते हैं। सही, अब जब वो पेनक्रेटाइटिस हो गया तो लबलबा आपका अफ़ेक्टेड हो गया। सही, फिर उस लबलबे के अफ़ेक्टेड होने की वजह से फिर अब पेशेंट डायबिटिक हो के आता है। तो ये एक सर्कल है जो सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आप एक चीज़ कंट्रोल करेंगे तो डेफ़िनेटली आप दूसरे बीमारी से बच सकते हैं। ठीक। तो क्या अनपा हमने ये देखा है कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई दें तो कुछ मरीज़ों का कोलेस्ट्रॉल फिर भी बढ़ा रहता है, यानी एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स। अब दुनिया भर में बहुत सारी दवाइयाँ नई भी आ गई हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती हैं। तो आपकी प्रैक्टिस में आप मरीज़ों को जो स्टैटिन्स देते हैं, उससे कितना आप कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है पाकिस्तानी देखिए, पॉपुलेशन का? हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखें कि मेडिसिन इज़ अ मेडिसिन। ठीक है, आपका खाना-पीना हेल्दी होना चाहिए। सही, मैं कोलेस्ट्रॉल की दवाई दूँ, लेकिन अगर आपके ज़हन में ये है कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने के बाद अब मैं सब खा सकता हूँ, ठीक है, तो ये पहली गलती है। सही, ठीक है? तो यूजुअली कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन स्टैटिन्स ही होती हैं, ट्राइग्लिसराइड्स के अलग हैं, ठीक है, उनके लिए फेनोफाइब्रेट्स यूज़ होते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए यूजुअली स्टैटिन्स होते हैं। अब स्टैटिन्स की भी मुख्तलिफ क्लास आ गई है। जी, अगर हम थोड़ा-सा पीछे अरसे में बात करें तो एटॉर्वास्टैटिन्स थी, ठीक है, ठीक है? सिम्वास्टैटिन्स थी। अब थोड़ा-सा हम एडवांसमेंट की तरफ चले गए हैं, तो अब रोज़ुवास्टैटिन्स आ गई हैं। ठीक है, और उसके अलावा भी और बहुत सारी स्टैटिन्स हैं। तो आपने ये कहा ना कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेने के बाद भी उनके कंट्रोल नहीं होते। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे आई थिंक मेजर फैक्टर वो ये होता है कि उनकी डाइटरी हैबिट्स प्रॉपर नहीं हो। ठीक है। आपने फ़ैमिलियल कोलेस्ट्रॉल की बात की कि ख़ानदानों में चल रहा है। हमने देखा है कि बच्चे यंग बच्चे 12-13 साल की उम्र में कोलेस्ट्रॉल के साथ आते हैं, एलडीएल बहुत बड़ा होता है। ऐसे मरीज़ों को क्या करना चाहिए? क्या दवाई शुरू करनी चाहिए? बिल्कुल, और शायद अगर आपने ये डायग्नोज़ कर लिया कि ये फ़ैमिलियल है, ठीक है, इस एज में यूजुअली ज़्यादातर फ़ैमिलियल ही होता है। तो अगर ये फ़ैमिलियल है, आपने 2-3 बहन-भाई जो भी आपके पास पेशेंट आया, आपने उसके सिबलिंग्स के भी करा लिए और सिबलिंग्स में भी आपके कोलेस्ट्रॉल्स खराब हैं, तो मोस्ट लाइकली दिस इज़ फ़ैमिलियल। मेडिसिन शुरू करनी चाहिए। सही। तो और मेडिसिन अगेन फॉर लाइफ लॉन्ग। अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए खुदा ना ख़ास्ता और हार्ट अटैक जो है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, तो फिर ऐसे मरीज़ों को हम क्या करें? उनको कैसे बताएँ कि फ़र्दर हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक दफ़ा हार्ट अटैक हो गया ना, तो हुँ, फिर आपके खून पतला करने वाली दवाइयाँ तो मुसलसल सारी उम्र चलेंगी। हुँ, अब वो भी मुख्तलिफ़ नामों से अवेलेबल हैं, एस्पिरिन है, डिस्ट्रिन है, मुख्तलिफ़ नामों से मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, वो लाइफ लॉन्ग है।
कुछ पेशेंट आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हम पहले से दवाई शुरू करें तो हमें दिल का अटैक ना हो। जी। तो प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब आपको कभी दिल का अटैक नहीं हुआ और आप ये चाहते हैं मुझे दिल का अटैक ना हो तो मैं पहले से एस्पिरिन लेना शुरू कर दूँ, कोई रोल नहीं है। अच्छा, ठीक सही। है, प्राइमरी प्रिवेंशन में एस्पिरिन का कोई रोल नहीं है। सेकेंडरी प्रिवेंशन वो होती है जहाँ पे दिल का अटैक हो गया, फालिज का अटैक हो गया, देन एस्पिरिन फॉर लाइफ लॉन्ग। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना इज़ फॉर लाइफ लॉन्ग। ठीक है, ठीक है, इससे कि जो आपके फालिज की दिल के अटैक होते हैं वो क्लॉट फॉर्मेशन से होते हैं। सही। क्लॉट फॉर्मेशन किस वजह से होती है? कोलेस्ट्रॉल की वजह से, आपकी शुगर की वजह से, आपकी टू सम एक्सटेंट आपका स्मोकिंग अगर पेशेंट स्मोक कर रहा है, तो ये रीज़न्स होते हैं जो क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं। सही। आपने फालिज की बात की, हुँ। सो ब्लड प्रेशर उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है और साथ ही कोलेस्ट्रॉल। लोग समझते हैं कि बस वो हुआ और ख़त्म हो गया, फिर फ्यूचर में कुछ मसला नहीं है। इसके बारे में बताएँ? और शायद फालिज हो गया और अगर आपकी मेजर जो है खुदा ना खास्ता वेसल अफेक्टेड है और आपका मेजर स्ट्रोक है तो आपका एक हिस्सा तो काम करना बंद करता है। अब डिपेंड करता है वो दिमाग में किस जगह का फालिज है, ठीक, हाथ का वर्किंग टूटी या पूरी एक साइड की, उसमें भी मेडिकेशन लाइफ लॉन्ग है। ठीक। अच्छा इस चीज़ को ध्यान में रखें कि बहुत सारे पेशेंट्स के ज़हन में ये बात होती है कि एक दफ़ा फालिज हो गया अब हम दवाई खा रहे हैं तो ये दोबारा नहीं होगा। दोबारा हार्ट अटैक होने, दोबारा फालिज होने के जो है चांसेस उतने ही बढ़ते हैं अगर आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते। सही, सही। यूजुअली जो फालिज के मरीज़ हैं, खुदा ना खास्ता अगर वो बेड बाउंड हैं, तो फिर वो फालिज की वजह से बेड बाउंड हैं लेकिन जो दूसरे आपके हिस्से हैं वहाँ पे क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक जो है, डीवीटीज़ के साथ आते हैं। तो इन चीज़ों में फिर आपकी एस्पिरिन जो ब्लड थिनर्स हैं, ठीक है। उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका गो कोलेस्ट्रॉल को बेहतरीन कंट्रोल करना इज़ नेसेसरी। डायबिटीज़ अगर है तो अगेन डायबिटीज़ भी कंट्रोल करनी। हमने खाने-पीने की तो बात की कि उसमें परहेज़ करना चाहिए। वॉक का कितना रोल है और कितना एक्टिव होना चाहिए बंदे को दिन भर? देखिए, वॉक ऑब्वियसली जहाँ पे हल्का-फुल्का कोलेस्ट्रॉल होता है, हम पेशेंट को कहते हैं आप डाइट के साथ लाइफ़स्टाइल, वॉक, एक्सरसाइज़, रनिंग करें, तो आप उस रिस्क फैक्टर से निकल आते हैं। जहाँ कि पे आपका थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल ख़राब है, तो 10 टू 20% आपका वॉक और डाइट से कंट्रोल होता है। ठीक है, दैट इज़ अ गुड कंट्रोल अगर आप डाइट और वॉक से 10 टू 20% उसको डिक्लाइनिंग फ़ेज़ पे ले आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि हम कोई भी काम बहुत कंसिस्टेंट होके नहीं करते। सही। ठीक है, हम डाइट बहुत कंसिस्टेंट होके नहीं करते। आई एम अ ह्यूमन बीइंग मुझे ठीक है, मैं बहुत अच्छा डाइट कंट्रोल करूँगी लेकिन 15 दिन बाद शायद कहीं न कहीं मैं कुछ करूँगी। तो मेडिकेशंस आर देयर जहाँ पे आप कहीं 15 दिन में एक चीटिंग डे रखते हैं, वहाँ पे आपकी मेडिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन 10 टू 20% आपका कोलेस्ट्रॉल में डिक्लाइन करती है। सही। और ये जो दवाइयाँ हैं आपने कहा फ़ालिज की, ये सारी उम्र की हैं, यानी ब्लड थिनर्स, शुगर ब्लड की। थिनर, कोलेस्ट्रॉल की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई, डायबिटीज़ की दवाई, सारी मोटापा, वो तो आपने शुरू में ही कहा कि हुँ। बहुत बीमारियों की जड़ है। सो मोटापे से रिलेटेड जो स्कूल्स में आप देख रहे होते हैं, सो उनको क्या मैसेज जाना चाहिए कि मोटापा किस तरह कम किया जाए स्कूल्स के लिए? मैं पर्सनली बात करूँ, आप स्कूल कैंटीन्स ज़रा विज़िट करें, जी, ठीक है? आप आजकल तो ख़ैर घर से भी अगर मैं कहूँ तो शायद मैं भी अपने बच्चों को कभी ना कभी कुछ ना कुछ फ्राइड आइटम देती हूँ, ठीक है? लेकिन आजकल हेल्दी लंच होता ही नहीं है। कैंटीन्स में स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग आपके चिप्स हैं, फ्राइज़ इवन हैं, उसके साथ आपके बर्गर्स हैं, वो सब चीज़ें हैं जो कैंटीन्स में फ्रीली अवेलेबल हैं। ठीक है, एक हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट और एक हेल्दी लंच का या जो स्नैक का वो ऑप्शन है, वो शायद वहाँ पे है ही नहीं। ठीक। अच्छा हमारे बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं हुँ, कि मम्मा पैसे दें आज कैंटीन से बर्गर खाना है। ठीक है, उनको घर का हेल्दी बर्गर नहीं शायद पसंद आता, लेकिन उनको कैंटीन के बर्गर्स बहुत पसंद आते हैं। सही। तो मेरी बेटी कहती है मम्मा आज कोई अच्छा खाना खिला। मैं कहती हूँ बेटा मुझे हेल्दी खाने की ना डेफिनेशन बता दो सही, एंड शी डजंट हैव दैट डेफिनेशन उसको नहीं पता कि हेल्दी ये खाने की डेफिनेशन क्या सही। तो ये कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर करने पड़ेंगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बच्चों से स्कूल से घर से हर जगह क्योंकि भाई पहले ज़माने में, हमारे ज़माने में संडे को हलवा पूरी होती थी। सो अब हर दिन हलवा पूरी होती है सुबह। इजीली अवेलेबल है हमारे ज़माने में हलवा पूरी मतलब एक आपकी आप कह लें
कि वो एक ऐसा होता था कि शायद वो अय्याशी वाला दिन होता था, आज हलवा पूरी का नाश्ता किया। जी, अब तो बच्चे हर दूसरे दिन कहते हैं हलवा पूरी, वो इसीलिए अवेलेबल है, ठीक है। ठीक है? लेकिन आप देखें फुल ऑफ मैदा, फुल ऑफ ऑयल, वो सब चीज़ें फिर अल्टीमेटली आपकी हेल्थ को जो है वो कहीं न कहीं डैमेज कर रही होती हैं। मैं अपनी स्कूलिंग की बात करूँ तो हमारे पास बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं हुआ करती थी। ये मैं 80s की बात कर रही हूँ, 1980s में। तो हमारे यहाँ जो लंच आया करता था ऑमलेट और ब्रेड, ये हमारे स्कूल का होता था, बहुत होता था तो मम्मी उसको सैंडविच फॉर्म में कर देती थी, ठीक है? कभी जो है वो शामी के साथ ब्रेड का सैंडविच चला जाता था, ये हमारा स्कूल का लंच होता ठीक, था। अब ये नहीं होता, अब कौन-सा बच्चा अंडा ब्रेड ले जाता है, कोई भी नहीं ले जाता। सही। तो डॉ ये ची डॉक्टर अकबर, वो जो हलवा पूरी पे स्टक हैं हम, हुँ, कि वो जो उसका ऑयल है, सो उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? टीजीज़, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल? एलडीएल सब उसमें नज़र आ रहा है। सही है, एलडीएल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे, इससे कि वो फुल सैचुरेटेड ऑयल होता है। ठीक है। आपके लिए वो रिफाइन नहीं किया जाता, उसको अनसैचुरेटेड है, फुल सैचुरेटेड ऑयल है। और वो तो वो अल्टीमेटली आपकी सारी चीज़ें जो है वो खराब करते हैं और फिर जो उसकी बेसिक जहाँ से वो आ रहा है, ठीक है? इस वेदर की वो ना डिस्कस करें, लेकिन जो जो जहाँ से वो बाकायदा बन के आ रहा है, उसकी मेकिंग भी तो सही नहीं। और वो जो ऑयल है, वो जब तक खत्म नहीं होगा, वो तब तक वो चलता वो रहेगा। रिसाइकिल होता रहेगा हर एक के लिए। ठीक है, तो उतना ही उसके बाद वो और हार्मफुल हो जाता है। सही, ठीक है? वो जब तक ऑयल खत्म नहीं होता उसमें उसमें और ऑयल डलता है और पूरी फ्राई होती है। सही, तो उसमें जो थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें अव्वल तो उसमें होती नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर होती हैं वो भी आपका रिसाइकिल बार-बार कुक करके वो भी बहुत सारे बहुत ज़्यादा हाँ। बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो कहते हैं कि स्ट्रोक के पेशेंट हैं या हार्ट अटैक के बाद बच्चे लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब, ये हमारे वालिद जो हैं, ये सिगरेट छुप-छुप के पीते हैं। तो ये सिगरेट का कोलेस्ट्रॉल का आपस में क्या ताल्लुक है? ये ज़रा बताएँ। देखिए, अगर आप मुझसे बात करें तो सिगरेट और कोलेस्ट्रॉल का डायरेक्टली लिंक नहीं है कि सिगरेट जो है, लेकिन किसी हद तक आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और नीचे आता है, जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो नीचे आता है। ठीक है, सही है। अब जहाँ पे मैंने कहा ना कि डिसलिपिडीमिया जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वो तो क्लॉट फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, वहाँ पे आपने स्मोकिंग का रिस्क फैक्टर बढ़ा दिया। सही। तो स्मोकिंग और कोलेस्ट्रॉल मिलके जहाँ 10% क्लॉट फॉर्मेशन हुई थी, वहाँ स्मोकिंग और कोलेस्ट्रॉल दोनों ने 20%, तो 100% आपने स्ट्रोक का और फालिज का रिस्क बढ़ा दिया। ठीक है। तो क्या आत्मा आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए कोई पैगाम? इतनी डिटेल डिस्कशन के बाद मेरा ख़्याल है कि जो मेन पॉइंट्स थे, वो हमने जो है वो डिलीवर कर दिए हैं। बहरहाल अगर मैं बात करूँ फीमेल्स के हवाले से कि फीमेल्स और डिस्लिपिडीमिया, तो ऑब्वियसली यंग एज में भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के साथ फीमेल हमारे साथ प्रेज़ेंट करती हैं और रिगार्डिंग डिस्लिपिडीमिया। तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल होना चाहिए। आप वो हैं ख़ातून एक वो है जिसने पूरा घर चलाना होता है। आपके सारे पेरेंट्स, ठीक है? और फिर आपके बच्चे और आपके हस्बैंड टोटली आप पे डिपेंडेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो फीमेल को बहुत हेल्दी होना चाहिए, उसको अपना ख़्याल खुद रखना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, हम सबका ख़्याल रखते होते हैं एक्सेप्ट अपने। तो सबसे पहले तो अपना ख़्याल रखिए, अपना हेल्दी लाइफ़स्टाइल हो, एक प्रॉपर टाइम आपकी हेल्थ के लिए हो ताकि आप दूसरों का ख़्याल रख सकें। देन जो आप खाना बना रही हैं, उसमें कोशिश ये करें कि आप अपने बच्चों को और अपने फैमिली को हेल्दी डाइट की तरफ लेके आएँ, कम ऑयल का इस्तेमाल हो। भले आप उनको जो है वो बेक करके दें, भले आप उनको एयर फ्रायर में बना के दें, एयर फ्रायर भी ना हो तो लेस ऑयल हो, शैलो फ्राई। डीप फ्राइड आइटम से सारा कट डाउन करें। थोड़ी बहुत चीज़ें आप घर में हेल्दी तौर पे बना दें, अब तो बर्गर्स जो भी आप बनते हो घर में आराम से, तो आप अपनी फैमिली को खुद हेल्दी तरीके से लेके चलें। डॉक्टर अकबर सरफराज, आपका इस प्रोग्राम में आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच। वेल, नाज़रीन, जैसे डॉक्टर अकबर सरफराज ने कहा, ख़वातीन से उन्होंने डायरेक्ट बात की है कि अपना भी ख़्याल करें और दूसरों का भी, घर वालों का, लेस ऑयल यूज़ करें और सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जो है उससे बाहर निकलें, ज़रा वॉक करें और खाने-पीने की एहतियात करें ताकि एक हेल्दी माशरा जन्म दे सके। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।